डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, जैसे कि ह्यूमंस जो है वो सबसे पहले प्रीनेटल स्टेजेस को फेस करते हैं, देन इन्फेंसी आता है, देन चाइल्डहुड आता है, देन एडल्टहुड आता है, एंड द एंड में हम देखते हैं ओल्ड एज आता है। प्रोसेस बाय व्हिच एन इंडिविजुअल ग्रोज एंड चेंजेस थ्रूआउट द लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज स्टेज ऑफ लाइफ दैट बिगिंस एट द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी और द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज अटेन्ड इज कॉल्ड। सो ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जहाँ पे हम लोग वन सेट ऑफ प्यूबर्टी के अंदर हम लोग घुस जाते हैं या फिर अंदर हम लोग एंटर करते हैं? Is it our adulthood? Is it our adolescence? Is it our middle age? और या फिर होता है हमारा ये old age? And the right answer again is very very easy. That development जो है वो life long process है. Life long process मतलब throughout the life हमारा carry on होता है ये process. Begin होता है the conception and चलता है हमारे old age तक, ठीक है? And इसीलिए हम इसे dynamic भी कहते हैं. In society, relatives, neighbors, peers वो सब पूछने लग जाएंगे 23 के हो गए, 24 के हो रहे हो, 25 के हो रहे हो, तुम्हारी जॉब कितने? इस टाइम पे जो सोसाइटी है वो तुम्हारे तुमसे एक्सपेक्टेशंस करती है। क्या एक्सपेक्टेशंस करती है कि आप तुम इस एज के हो चुके हो, तुम लोग इंडिपेंडेंट हो गए हो, अब तुम्हें जॉब करना है, राइट? सो द सोशल एक्सपेक्टेशंस इज इन अ पर्टिकुलर एज इज टर्म्ड एज डेवलपमेंटल टास्क। सो यूनी ब्रॉन एंड ब्रेनर जिन्होंने अपने कंटेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट को पोस्ट किया था, जहाँ पे वो बताते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जहाँ पे उसके हिसाब से वो बहुत से स्टेजेस दिखाते हैं। जय हिंद एवरीवन, दिस इज सभी एंड आप सभी की ह्यूमैनिटीज एजुकेटर। आज के इस वीडियो से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अपने साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 को, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। इस चैप्टर को हम लोगों ने इन डिटेल सभी कुछ समझते हुए कंप्लीट किया था एंड आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद से आई प्रॉमिस यू एंड आई गारंटी यू कि इस चैप्टर को हम लोग फुल्ली कंप्लीट कर देंगे। हम सारे एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड जो भी डाउट्स तुम लोगों ने कलेक्ट किए हैं वो सारे के सारे इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। सो अब किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? जल्दी से हम अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। सेशंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम एक क्विक रिवीजन लेंगे ऑफ व्हाट वी हैव रेड इन द होल चैप्टर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिससे तुम लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा। जो बहुत टाइम पहले रिवाइज किए थे या बहुत टाइम पहले चैप्टर को रीड किए थे उनको सबसे ज़्यादा हेल्प होगी। तो हम लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट में चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे इंसान जो है वो अपने डिफरेंट लाइफ फेजेस में डेवलप होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था कि व्हाट इज डेवलपमेंट, राइट? व्हाट इज ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कैसे डिफरेंट है। देन हम लोगों ने पढ़ा था मैच्योरेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो रिलेशनशिप्स है। हम लोगों ने डेवलपमेंट के काफ़ी सारे लाइफ स्पान पर्सपेक्टिव्स को भी पढ़ा था। देन हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, जैसे कि ह्यूमंस जो हैं वो सबसे पहले प्रीनेटल स्टेजेस को फेस करते हैं, देन इन्फेंसी आता है, देन चाइल्डहुड आता है, देन एडल्टहुड आता है, एंड द एंड में हम देखते हैं ओल्ड एज आता है। इसी प्रोसेस के बीच में आ जाता है डेथ, जिसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है इस पूरे के पूरे चैप्टर में। सो इस पिक्चर में हम लोगों को क्या दिख रहा है? इन्फेंसी से धीरे धीरे इंसान ग्रो होते होते एडल्टहुड में आता है, एडल्टहुड से ग्रो होते होते हम लोग जाते हैं ओल्ड एज पर, ठीक है? सो ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इन डिटेल पूरे के पूरे चैप्टर में डिस्कस कर रखा है। एंड जिन्होंने भी ये हमारा वीडियो लेक्चर नहीं देखा हुआ है ऑफ चैप्टर 4 ऑफ चैप्टर 3, जाकर अभी से देख लो एंड चैप्टर को कर लो पूरी तरीके से कंप्लीटली अंडरस्टैंड। ओके, अब हम लोग मूव करेंगे टू द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज एमसीक्यूज। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन सकते हैं। साथ ही में मैं देने वाली हूँ तुम लोगों को नोट्स दैट यू विल गेट इन द टेलीग्राम एंड इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है, जाके तुम लोग डाउनलोड कर लो, चैनल को ज्वाइन कर लो टू गेट फ्री नोट्स विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शंस। ओके, सो हम लोग मूव करेंगे एमसीक्यूज। मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे से पता है कि हम लोग एमसीक्यूज कैसे करते हैं। एमसीक्यूज ऐसे करेंगे कि क्वेश्चंस को मैं तुम लोगों को समझाऊंगी पढ़ के एंड देन तुमको अपने आंसर्स माइंड में गेस करने हैं एंड देन यू हैव टू चेक कि क्या तुम्हारा आंसर राइट आंसर से सही है या नहीं। अगर सही होता है तो तुम्हें अपने आप को पॉइंट्स देने हैं एंड एट द एंड तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारे आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आने वाले हैं। सो इस एमसीक्यू सेशन जो है वो हमारा 10 मार्क्स का होगा एंड ईच एमसीक्यू इज कैरिंग 1 मार्क्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, समझेंगे एंड देन आंसर्स को गेस करेंगे, फिर आंसर को राइट आंसर के साथ मैच करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर देना। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेवलपमेंट जो है वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है? देखो, हम लोगों ने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था कि डेवलपमेंट जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग लाइफ लॉन्ग, यानी कि जब हम लोग अपने मदर के वोम में होते हैं तब से लेके हम लोग एकदम ओल्ड एज तक, यानी कि थ्रू आउट द लाइफ स्पान हम लोग डेवलप होते रहते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ी है। तो अब यहाँ पे पूछा क्या है कि क्या हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है? क्या वो हमारा बायोलॉजिकल एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस होता है? क्या ये हमारा सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस ही सिर्फ होता है, या हमारा कॉग्निटिव प्रोसेसेस होता है, या फिर हमारा बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस होता है? तुमको इसका राइट आंसर गेस करना है इन योर माइंड एंड देन आई विल शो यू द राइट आंसर। सो आई होप
तुम सभी ने आंसर को गेस कर लिया है एंड मैं अब तुम लोगों को राइट आंसर दिखा रही हूँ एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी विच इज द राइट आंसर। देखो हम लोगों ने पढ़ा था डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट बहुत सी चीज़ों से अफेक्टेड होता है, जैसे हमारे बायोलॉजिकल पोर्शन से हम अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू देख पाते हैं कि हम लोग डेवलप हो रहे हैं, राइट। हमारे हाथ का साइज इंक्रीज होता है, हमारी हाइट, हमारी वेट इंक्रीजेज होती है हमारे एज के साथ, सो वो हमारा बायोलॉजिकल पार्ट हो गया। कॉग्निटिव पार्ट में हमारी सोच विकसित होने लग जाती है हमारे एज के साथ, ठीक है। एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस मतलब हम चीज़ों को अपने आसपास समझने लग जाते हैं, फील करने लग जाते हैं, इमोशंस को समझने लग जाते हैं, सोसाइटी को समझने लग जाते हैं, अपने आप को समझने लग जाते हैं डेवलपमेंट के प्रोसेस में। धीरे धीरे ये स्टार्ट होता है एंड आखिर तक ये चलता रहता है लाइक दिस। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट सोशियो इमोशनल प्रोसेस। अब इन सभी में से तुम्हें बताना है कि क्या रिफ्लेक्ट करता है हमारे सोशियो इमोशनल प्रोसेस को, यानी कि हमारा सोशियो इमोशनल प्रोसेस का एग्जाम्पल इन सभी में से कौन सा एक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है अ चाइल्ड हंग्स टू हर मदर। एक हग्स टू हर मदर यानी कि कोई बच्चा है अपनी जोर से अपनी मम्मी को हग कर लेता है, तो क्या ये सोशियो इमोशनल प्रोसेस के अंदर आता है। या फिर एक यंग लड़की अपना अफेक्शन शो करती है टूवर्ड्स हिज और हर सिबलिंग्स, तो एक यंग लड़की है या बहन है, बड़ी बहन है जो अपने छोटे भाई बहन के प्रति अपना अफिलिएशन शेयर करिए, अपना अफेक्शन शेयर करिए, तो क्या हम इसे सोशियो इमोशनल प्रोसेस के एग्जाम्पल के अंदर डालेंगे। या फिर एडोलेसेंस सॉरो एट लूजिंग अ मैच, या फिर कोई एडोलेसेंस है अपने मैच के हार जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा उदास है, क्या ये होगा हमारा सोशियो इमोशनल प्रोसेस। या फिर ओल्ड मैन ड्राइविंग अ कार, या फिर कोई बूढ़ा व्यक्ति है जो गाड़ी चला रहा है, कार ड्राइव कर रहा है, ये है। सो तुम्हें इसका राइट आंसर गेस करना है। मेरे स्मार्ट स्टूडेंट्स तो आंसर दे देंगे लेकिन बहुत से लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे एंड लेट मी सी कि कितने लोग राइट आंसर दे पाते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एन एडोलेसेंस सॉरो एट लूजिंग मैच। अब कोई हमारा मैच होता है, ठीक है, उसमें हमारे जो भैया हैं या दीदी है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, गर्ल ए, ठीक है। अब इस गर्ल का एक मैच था स्कूल में, वो हार जाती है स्कूल के मैच में एंड हारने के बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी है, राइट, सॉरो कर रही है, तो सॉरो सैड फील कर रही है। सो दिस इज योर सोशियो इमोशनल प्रोसेस, जहाँ पे हम अपने इमोशंस में देख रहे हैं कि हमारे अंदर कोई इमोशंस को टेक प्लेस कर रहा है, इसके पीछे कोई रीज़न भी है। देखो इन सभी ऑप्शंस में एक वैलिड रीज़न नहीं था। एक चाइल्ड अपनी मदर को कभी भी हक कर सकते हैं, राइट। कोई यंग गर्ल जो है वो अपने भाई बहन के प्रति हमेशा अफेक्शन फील करती है, राइट। सो इसे जेस्चर के थ्रू में दिखाना इज नॉट अ बिग डील काइंड ऑफ, राइट। ओल्ड मैन एक ड्राइव कर रहा है कार को, तो दैट इज ऑल्सो नॉट द एग्जाम्पल। सो द राइट आंसर ऑफ दिस इज जब एक एडोलेसेंस कोई मैच हार जाता है या एग्जाम में फेल हो जाता है, तो उसका जो फीलिंग होता है, दैट फीलिंग इज ऑल अबाउट योर सोशियो इमोशनल प्रोसेस। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। Close emotional bonds of affection that develops between infant and their parents. So हमारा जो एक close relationship होता है हमारे parents के प्रति, जो infants होते हैं, एक certain period of time आता है जब वो affection को feel करना शुरू कर देते हैं, अपने mother और अपने parents का face को recognize करना शुरू करते हैं and attachment feel करने लग जाते हैं। तो इसमें से क्या आंसर होगा राइट? क्या है ऑप्शन नंबर ए राइट है attachment, that is option the second is option number B, that is close relationship, option number C choose close bond, and option number D open bond. देखो इसका आंसर तो मैंने पहले ही दे दिया, but still let's see how many of you can answer the right answer. And the right answer of this question is definitely what I said, attachment हमारे जो infants है वो एक इमोशनल बॉन्ड फील करते हैं अपने पेरेंट्स के प्रति, एंड वो इमोशनल बॉन्ड हम लोग अटैचमेंट कहते हैं, ठीक है। ये आसान था, राइट? ओके, द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल ग्रोज एंड चेंजेस थ्रू आउट द लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज। अब ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे जो छोटे बच्चे हैं या इंडिविजुअल जो है वो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम से लेकर एंड तक, यानी कि थ्रू आउट द लाइफ स्पान वो क्या करता रहता है, चेंज हो जाता है इन द सेंस ग्रो कर रहा होता है, एंड दैट पार्ट इज नोन एज व्हाट? Is it growth? Is it development? Is it maturation? Or is it evolution? And the right answer you have to get in your mind. And मुझे पता है इसका भी मैंने बहुत बार डिस्कशन कर दिया इस क्वेश्चन के आंसर, सो आई होप सभी आंसर राइट देने वाले हैं इस क्वेश्चन का, एंड दैट इज डेवलपमेंट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। डिस्टिंक्टली ऑब्जर्व्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख सकते हैं
डिस्टिंक्टली ऑब्जर्वेबल, यहाँ पे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख सकते हैं बाहरी तौर पर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या हम उसे जीनोटाइप कहते हैं, क्या उसे हम फिनोटाइप कहते हैं, क्या इसे हम लोग जेनेटिक्स या डीएनए कहते हैं? इसका राइट आंसर यू हैव टू गेस इन योर माइंड एंड द राइट आंसर अगेन इज फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम बाहरी तौर पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा आई कलर, मेरा हाइट, मेरा वेट, तुम लोग मेजर कर सकते हो, देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट? सो दैट इज नोन एज योर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज टर्म्ड एज फिनोटाइप। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। द इन्वायरमेंट where the children directly interacts with social agents such as family, peers, teachers and neighbors is termed as। अब ऐसा कौन सा ऐसा स्टेज है, ऐसा कौन सा इन्वायरमेंट है जहाँ पर एक छोटा बच्चा या एक चिल्ड्रन जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है अपने फैमिली से, अपने नेबर से, अपने पीयर से, अपने टीचर से? ऐसा कौन सा सिस्टम है विच इज़ गिवन बाय यूरी ब्रॉनफ्रेंड-ब्रेनर्स। सो यहाँ पे तुम्हें बताना है क्या ये मेसो सिस्टम है, क्या ये माइक्रो सिस्टम है, क्या ये मैक्रो सिस्टम है, या एक्सो सिस्टम है? एंड यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो तुम लोग, बट नहीं होगे बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी, सबसे आसान पूछा हुआ है यहाँ पे। एंड राइट आंसर इज माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग? ये हमारा फर्स्ट स्टेज होता है जहाँ पे हम लोग सबसे पहले इंटरेक्ट करते हैं अपने फैमिली मेम्बर से, फिर हम लोग पीयर से इंटरेक्ट करते हैं, टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो फॉर्म होती है एंड दैट इज नोन एज योर माइक्रो सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7 which of the following is socio-historical circumstances। इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि रिफ्लेक्ट करता है सोशियो-हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस? क्या ये डिवोर्स ऑफ अ पेरेंट्स होगा, पेरेंट्स इकोनॉमिक सेटबैक होगा, बोथ ए एंड बी होगा, या फिर बाइंग अ न्यू कार हो जाएगा? एंड द राइट आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन है, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोथ ए एंड बी। जहाँ पे हम देखते हैं सोशियो हिस्टोरिकल सिचुएशंस या सर्कमस्टेंसेस मतलब कि हमारे पास्ट में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जो हमारे फ्यूचर को चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी स्टूडेंट्स अगर किसी भी इंसान या किसी भी बच्चे का पेरेंट्स जो हैं उनका डिवोर्स हो जाता है, या फिर कोई भी इकोनॉमिक सेटबैक यानी कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली पुअर होते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके पेरेंट्स किसी भी बच्चे के, तो क्या होता है ना, बच्चे का लाइफ चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल डिवोर्स हो गया तो डेफिनेटली बच्चा का जो माइंड है वो नेगेटिवली डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड अगर उसका पेरेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती है तो भी हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द एक्सटेंट में क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है बिकॉज वो पुअर कंडीशंस को देखा होता है, तो ही और शी हैव द डिजायर टू परफॉर्म वेरी गुड इन देयर करियर। सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस हैपन। सो हमारा जो सोशल हिस्टोरिक सर्कमस्टेंसेज है वो ऐसे सर्कमस्टेंसेज होते हैं जो हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है? दिस इज योर सोशो हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेज। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईगोसेंट्रिज्म। अब तुम्हें बताना है कि इन सभी में से ईगोसेंट्रिज्म का एग्जाम्पल क्या है या क्या होता है ईगोसेंट्रिज्म। हम लोगों ने चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया था अबाउट ईगोसेंट्रिज्म, सो यू हैव टू रिकॉल व्हाट इज ईगोसेंट्रिज्म। इज इट सेल्फ फोकस, इज इट थिंकिंग दैट all things are living, thinking that all living things are non-living, या lack of focus? क्या है इसका राइट आंसर? एंड इसका आंसर अगेन बहुत ईजी था, दैट इज सेल्फ फोकस। हम ईगोसेंट्रिज्म में देखते हैं कि हम अपने तरफ फोकस्ड हो जाते हैं, हम अपने बारे में सोचने लग जाते हैं, अपने व्यू पॉइंट को सुपीरियर मानते हैं, दूसरों के व्यू पॉइंट्स को समझ नहीं पाते हैं। ऐसा हमारा ईगोसेंट्रिज्म का स्टेज होता है। ईगोसेंट्रिज्म का जो स्टेज होता है वो चाइल्डहुड में भी देखने को मिलता है एंड एडोलेसेंस के टाइम पीरियड में भी देखने को मिलता है, ठीक है? वी हैव रेड दिस इन द होल चैप्टर अबाउट इट। नेक्स्ट कम्स द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ सेंसरी मोटर एज, यानी कि हमारा जो सेंसरी मोटर एज होता है वो क्या होता है? अप्रॉक्सीमेट एज, जहाँ पे हमारा मोटर डेवलपमेंट हो रहा होता है, फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, जैसे कि हमारे रिफ्लेक्सेस एक्ट करना शुरू कर देते हैं, हम लोग रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स द सिचुएशंस और स्टिमुली, which is the time period, and the right answer is 0 to 2. Okay, next we are moving to question number 10, which is the stage of life that begins at the onset of puberty when sexual maturity or the ability to reproduce is attained is called। So ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जहाँ पे हम लोग onset of puberty के अंदर हम लोग घुस जाते हैं या फिर अंदर हम लोग एंटर करते हैं? इज इट आवर एडल्टहुड, इज इट आवर एडोलेसेंस, इज इट आवर मिडिल एज, और या फिर होता है हमारा ये ओल्ड? And the right answer again is very easy to this question, that is adolescence। So adolescence means it is the stage जहाँ पे हम लोग अपने puberty की तरफ move करते हैं, maturation को attain करना शुरू कर देते हैं यहाँ से, right?
एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। सो आई होप अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उतना सब कुछ समझ में आया। तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट है तो आगे तक वेट करो, हम लोग बहुत से क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बाद आई श्योर यू कि मोस्ट ऑफ द डाउट्स विल बी क्लियर्ड। एंड फिर भी अगर कुछ डाउट्स रह जाते हैं सो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन टू यू कैन गो एंड कमेंट योर डाउट्स। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि डेवलपमेंट क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने कितने बार डिस्कस कर लिया कि डेवलपमेंट क्या होता है। सो नाउ यू हैव टू रिकॉल, आंखें बंद करो एंड डेवलपमेंट का डेफिनेशन को रिकॉल करना शुरू करो। क्या डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था? सो डेफिनेटली डेवलपमेंट एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे हम लोग देखते हैं पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिवली ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस, जो कि हमारे कंसेप्शन से बिगिन होता है एंड कैरी आउट होता है थ्रू आउट द लाइफ स्पान। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि कैसे हमारा जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट है फ्रॉम ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। अब तुम्हें यहाँ पे डेफिनेशन दे देना है डेवलपमेंट का, देन यहाँ पे तुम लोग ग्रोथ के बारे में एक्सप्लेन करोगे, मैच्योरेशन के बारे में एक्सप्लेन करोगे। एंड अगर तुम चाहो तो तुम लोग टेबल बना सकते हो, एक टेबल में तुम तीनों को डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। सो एज पर योर प्रायोरिटी यू कैन डू दिस आंसर। ओके, सो डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने इतना समझ लिया है कि डेवलपमेंट क्या होता है। अब ग्रोथ क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो ग्रोथ जो है वो हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल ट्रेट्स में जो ग्रोथ होता है या डेवलपमेंट होता है उसे हम लोग ग्रोथ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा इंक्रीज इन साइज, हमारा जो साइज है वो इंक्रीज होता है एट सर्टन एज। हम लोग छोटे से होते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा जो बॉडी का साइज है, स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लग जाता है। हमारा हाइट बदलता है, हमारा साइज ऑफ द बॉडी चेंज होता है, हमारा स्ट्रक्चर चेंज होता है, बॉडी पार्ट्स हमारे एज अ होल डेवलप होने लग जाते हैं एंड दैट इज व्हाट नोन एज योर ग्रोथ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत डिफरेंस है बिकॉज डेवलपमेंट एज अ होल है एंड डेवलपमेंट का एक छोटा सा पोर्शन होता है हमारा ग्रोथ। ओके, नाउ मैच्योरेशन की बात करें सो इट refers to the changes that follows an orderly sequence and are largely dictated by the genetic blueprint which it produces. Okay, now maturation के वर्ड समझते ही या सुनते ही या पढ़ते ही तुम्हें समझ में आता होगा कि ये कुछ मेच्योरिटी की बात कर रहा है। तो डेफिनेटली मैच्योरिटी मीन्स यू आर रीचिंग टू द एज जहाँ पे तुम लोग जाकर समझदार हो जाते हो, अपने सोच अपने डिसीजंस को एक्सप्लेन आउट कर पाते हो एंड दैट इज व्हाट योर मैच्योरेशन इज। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ऑर्डर फॉर्म में चेंजेस, प्रेडिक्टेबल चेंजेस हमारे डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट एजेस के साथ साथ हम लोग ग्रो करना शुरू करते हैं, हम मेच्योर होते जाते हैं, हमारी सोच जो है लॉजिकल थिंकिंग हम लोग शुरू कर देते हैं, देन हम अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर योर मैच्योरेशन। ओके, नेक्स्ट कम्स योर डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट LSP के बारे में। डेवलपमेंट जो है वो हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे इंडिविजुअल ग्रो करता है एंड चेंज होता है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, राइट। हम लोगों ने पढ़ा था कि LSP जो है यहाँ पे हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट के। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने रीड किया था दैट डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस मतलब थ्रू आउट द लाइफ हमारा कैरी ऑन होता है ये प्रोसेस, बिगिन होता है द कंसेप्शन एंड चलता है हमारे ओल्ड एज तक, ठीक है। एंड इसीलिए हम इसे डायनेमिक भी कहते हैं डेवलपमेंट को। देन कम्स योर नेक्स्ट पोर्शन, डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल। मल्टी डायरेक्शनल मतलब जब हम लोग छोटे होते हैं तो धीरे धीरे हम लोग डेवलप करते हैं, हमारे सोच में विकास होता है, हमारे बॉडीली चेंजेस होते हैं, हम साइकोलॉजिकली, फिजिकली एंड बॉडीली प्रोसेस के थ्रू डेवलप हो रहे होते हैं। लेकिन ओल्ड एज में भी हमारा डेवलपमेंट जारी रहता है। अब क्वेश्चन आता होगा कि कैसे मैम ओल्ड एज में हम लोग कैसे डेवलप होते होंगे। देखो डेवलपमेंट ऐसे होता होगा, वो नेगेटिव फॉर्म में होता है ओल्ड एज में डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज में हमारे हेयर का कलर चेंज हो जाता है, हमारी कैपेसिटी डाउन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जितने स्पीड में मैं वॉक कर सकती हूँ या रन कर सकती हूँ अभी मैं अपने ओल्ड एज में इतना स्पीड में रन नहीं कर पाऊंगी, राइट। सो यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट नेगेटिव हो जाता है इन आवर ओल्ड एज। सो दैट इज द रीजन वाई मल्टी डायरेक्शनल हम लोग डेवलपमेंट को कहते हैं। डेवलपमेंट जो है वो हाईली प्लास्टिक होता है, मतलब कोई भी स्किल हम किसी भी एज में एक्वायर कर सकते हैं एंड हम चाहें तो उस स्किल में हम लोग परफेक्शन भी हासिल कर सकते हैं। दैट इज व्हाट योर डेवलपमेंट इज हाईली प्लास्टिक कंसिस्ट ऑफ। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशन। हमारा जो डेवलपमेंट है वो इन्फ्लुएंस होता है हिस्टोरिकल कंडीशन से, यानी कि अभी हम लोग पढ़ के आए थे हिस्टोरिकल कंडीशंस के बारे में कि हमारे पास्ट में कुछ ऐसा होता है जो हमारे प्रेजेंट को चेंज कर देता है, राइट। एंड दैट इज व्हाट नोन एज योर इन्फ्लुएंस बाय व्हाट नोन एज हिस्टोरिकल कंडीशंस। अगर किसी बच्चे का के पेरेंट्स का डिवोर्स जाता है तो उसका लाइफ जो है फ्यूचर में इफेक्ट होगा इस
हिस्टोरिकल या इसके पास्ट सिचुएशंस की वजह से। डेवलपमेंट इज द कंसर्न ऑफ नंबर ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि डेवलपमेंट जो है वो कंसर्न है, यानी कि एक सब्जेक्ट मैटर है इन द नंबर ऑफ डिसिप्लिन। फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी के अंदर हम लोग मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं, राइट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वेयर एज सोशोलॉजी में हम लोग सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, एंड बायोलॉजी में हम लोग बायोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सो डेवलपमेंट जो है वो एक ही जगह पे हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर डेवलपमेंट को डिफरेंट एंगल से पढ़ा जाता है, ठीक है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज एंड एक्ट्स इन अ पर्टिकुलर वे, कोई भी जो इंडिविजुअल है वो रिस्पॉन्ड करता है हर सिचुएशंस को अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसा अभी एक पर्टिकुलर सिचुएशंस में एक्ट करूँगी, जरूरी नहीं है कि तुम लोग भी वैसे ही एक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन हॉल में मैं बैठी हूँ, क्वेश्चन पेपर्स देखा, बहुत से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंड आई एम वरीड व्हाट टू डू नाउ। आई हैव टू थिंक दैट कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ, आराम से लिखते हैं चीज़ें। अगर दो मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है बट मैंने सारे क्लासेस अटेंड किया तो कुछ ना कुछ तो माइंड में है मेरी, मैं फॉर्म कर लूँगी आंसर। ऐसे करके मैं ऐसे सोचती हूँ और मैं ऐसे एग्जाम को कंप्लीट करती हूँ। वेयर मेरे ही सेम सिचुएशन में तुम में से किसी एक को डाल दो, हो सकता है कोई बोलेगा कि भाई आ सिंगल शीट ऑफ पेपर विल नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, राइट। कोई बात नहीं, आराम से रिलैक्स होकर जितना आता है उतना करते हैं, जितना नहीं आता उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, एट द एंड टाइम में जो टाइमिंग बचेगा उसमें हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सो ऐसा हमारी जो सोच है, तो हमारी जो बिहेवियर्स हैं वो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट होंगी। मेरा जो एक वे है टू डील विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम यू, right? So this is what the last point is saying you. Next, move on to the next question, developmental task. डेवलपमेंटल टास्क क्या होता है एंड उसका एक एग्जाम्पल दो। इसके बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया हुआ था एंड मैंने बहुत मस्त एग्जाम्पल लिया था। अगर तुम लोगों को याद हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताया, ठीक है। सो डेवलपमेंटल टास्क के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था कि एक ऐसा टास्क होता है जो कि हम लोगों को एक्सपेक्ट किया जाता है टू बी डन। फॉर एग्जाम्पल अभी तुम लोग कौन से एज में हो, अभी तुम लोगों को क्लास 11 में हो, राइट। अब तुम लोगों से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि तुम लोग अच्छे से 11 को पढ़ाई करो एंड 12 की फर्दर प्रिपरेशन करो। सो व्हाट इज दिस इज एन एक्सपेक्टेशन, राइट, एंड दैट इज व्हाट नोन एज डेवलपमेंटल टास्क। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज तुम लोग 23 ईयर्स के हो, ठीक है। अब 23 ईयर्स के होने के बाद तुम लोग कोई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। अब जो एग्जाम है वो बहुत टफ है, डिफिकल्ट है। लेट्स सपोज यूपीएससी का एग्जाम तुम लोग दे रहे हो, उसके लिए तुम लोग बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन सोसाइटी, रिलेटिव्स, नेबर्स, पीयर्स वो सब पूछने लग जाएंगे कि भाई 23 के हो गए, 24 के हो रहे हो, 25 के हो रहे हो, तुम्हारी जॉब किधर है। इस टाइम पे जो सोसाइटी है वो तुमसे एक्सपेक्टेशंस करती है। क्या एक्सपेक्टेशंस करती है कि आप तुम इस एज के हो चुके हो, तुम लोग इंडिपेंडेंट हो गए हो, अब तुम्हें जॉब करना है, right? So the social expectations is in a particular age is termed as developmental task. एग्जाम्पल भी मैंने तुम्हें दे दिया, अब इसे रीड करना होगा तुम्हें, नथिंग एल्स। एंड मैंने बता दिया कि रीड तुम लोग कैसे कर पाओगे, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज इन्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड हैज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चिल्ड्रन के डेवलपमेंट में। अब तुम्हें ये बताना है, सपोर्ट करना है इस स्टेटमेंट को बाय गिविंग सर्टेन एग्जाम्पल्स। तो कुछ एग्जाम्पल्स दो और सपोर्ट करो इस स्टेटमेंट को, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हें बताना होगा कि इन्वायरमेंट क्या होता है, ओके, एंड देन यू हैव टू गिव सर्टेन एग्जाम्पल्स दैट टू शो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड कनेक्शंस बिटवीन इन्वायरमेंट एंड चाइल्ड्स डेवलपमेंट, ओके। इन्वायरमेंट जो है वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट इन्वायरमेंट होता क्या है हम लोग पहले समझेंगे। इन्वायरमेंट मतलब हमारा जो सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स होता है, हमारा जो समाज होता है, हमारा जो सोसाइटी होती है, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारा जो कल्चर होता है एज अ होल इज व्हाट नोन एज योर इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट मतलब जिस जगह पे मैं रहती हूँ, जैसे लोग मेरे आसपास रहते हैं, दैट इज योर इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट जो है वो हमारे चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर किसी चाइल्ड का लेट्स सपोज ही द पर्टिकुलर पर्सन वो अपने 10th में है, लेकिन उसके फैमिली में ना बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, लेट्स सपोज बहुत ज़्यादा झगड़े वगैरह होते रहते हैं। अब ये 10th का बच्चा पढ़ाई करे कि झगड़ा देखे, राइट। सो इस 10th के बच्चों का परफॉर्मेंस जो है वो उसके इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होगा एंड उसका जो परफॉर्मेंस है फर्दर वो अफेक्टेड होगा। लेट्स सपोज उसके 10th में बहुत ज़्यादा अच्छे परसेंटेज ना आ पाए, ऐसा हो सकता है इन दिस सिचुएशन, राइट। सो दिस इज व्हाट नोन एज योर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कैसा है, वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है चाइल्ड के माइंड पे, राइट, एंड उसके डेवलपमेंट में फर्दर। अब एक और एग्जांपल ले लें।
कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका इन्वायरमेंट घर में बहुत अच्छा है, इकोनॉमिकली भी बहुत प्रॉस्परस है वो लोग, एंड इन्वायरमेंट घर का बहुत हेल्दी है, एवरीथिंग इज देयर, राइट। डिबेट्स डिस्कशंस हमेशा होते रहते हैं घर में। सो इससे क्या होता है, चाइल्ड का जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा शेप करता है, वो कॉन्फिडेंट हो जाता है अपने फ्यूचर में। उसको देखते हैं, उसके अंदर हम लोग बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, सेल्फ फोकस्ड है, राइट, एंड डिसिप्लिन्ड पर्सन हो जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस। एंड ये जो डिफरेंस आता है स्टूडेंट्स ए एंड स्टूडेंट बी में, जो कि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया, ये हमारा अफेक्टेड होता है टोटली विद द एनवायरनमेंट, कि कैसा एनवायरनमेंट हम लोग दे रहे हैं। अब यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऐसा चिल्ड्रन जिसे हम लोग स्कूल भेजेंगे तो वो क्या होगा, वो कॉन्फिडेंट होगा, वो सेल्फ रिलायंट होगा, देन दैट ऑफ वन चिल्ड्रन विच इज नॉट गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन, राइट। सो दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, ये तीनों एग्जाम्पल तुम लोग डाल सकते हो यहाँ पे, राइट, which is justifying the statement. Moving on to the next question, question number 5. Okay, how do socio-cultural factors influence development? यानी कि हमारे जो socio-cultural factors है वो डेवलपमेंट को कैसे इफेक्ट करता है, यानी कि हमारा जो समाज का कल्चर है, डिफरेंट कल्चर सबके होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल इंडियन कल्चर डिफरेंस है फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर, राइट। सो अब तुम्हें बताना है कि कैसे हमारा जो सोशल फैक्टर है वो हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। हम लोग जानते हैं कि हमारा इंडियन कल्चर डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ वेस्टर्न कल्चर। अब इसी के बीच में तुम डेवलपमेंट को देख लो, हमारे कंट्री में कैसे डेवलपमेंट होता है और उनकी कंट्री में कैसे डेवलपमेंट होता है, राइट। सो इस हिसाब से हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं इन अ मोर प्रॉपर वे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट आर सोशो कल्चरल फैक्टर्स। सोशो कल्चरल फैक्टर्स जो है वो इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते, सिमिलर होते हैं, ठीक है। एंड देखो कल्चर का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है कि कल्चर मतलब वे ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का शैली, हमारा टेस्ट, हमारा पसंद, हमारा नापसंद, हमारे ट्रेडिशन, all this comes under our preferences, all these things comes under on our culture, right? So the environment जो है वो हमारा हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। इंडिया के अंदर भी इंडिया के भी अंदर सभी के जो कल्चर्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, राइट। सो जैसे कि हम लोग बात करें, हर एक इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट तरीके से डेवलप होता है। दो अगर हम उन्हें एक ही इन्वायरमेंट भी दे दो, फॉर एग्जांपल तुम और तुम्हारा भाई लेट्स सपोज एक ही इन्वायरमेंट में रहे हो, बट तुम्हारी सोच, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी नापसंद अपने भाई से टोटली डिफरेंट होती है। सो यहाँ पे इन्वायरमेंट तो सेम है, बट फिर भी हम लोगों ने देखा कि डिफरेंस आ जाता है। इंडिया के अंदर भी हम लोग देखें तो हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स वी सी, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी हमें डिफरेंट बनाता है, और हम लोग जीन्स की वजह से भी डिफरेंट हो जाते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें तुम्हें एक्सप्लेन करनी है। सोशो कल्चरल फैक्टर्स डेवलपमेंट को कैसे इम्प्रूव करता है। सो चाइल्ड विथ एवरेज पोटेंशियल इंटेलिजेंस बट अ फर्टाइल को environment would do better in life if the environment is congenial, the development is positive, while it takes a negative turn if the environment is unpleasant. So जैसे कि मैंने बताया था, अगर environment स्टूडेंट्स को, ये चिल्ड्रंस को अच्छा प्रोवाइड ना किए जाए, सो वो नेगेटिव चीज़ों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर टिल्ट हो जाते हैं। एंड if the environment is proper, healthy, not even healthy but it is sufficient in its like basic necessities is fulfilled, तो क्या होगा, हमारा जो चाइल्ड है उसका डेवलपमेंट पॉजिटिव तरीके से जाएगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देनी है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्कस द कॉग्निटिव चेंजेस टेकिंग प्लेस इन डेवलपिंग अ चाइल्ड, यानी कि जो भी कॉग्निटिव चेंजेस आते हैं किसी भी डेवलपिंग चाइल्ड के ऊपर, दैट वी हैव टू एक्सप्लेन हियर। सो जीन पियाजेट ने 4 टाइप्स ऑफ स्टेजेस दिए हैं ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एंड दैट वी हैव टू राइट हियर। सो फर्स्ट इज सेंसरी स्टेज। सेंसरी स्टेज जो है वो 0 to 2 years में अप्रॉक्सीमेटली देखा जाता है, जहाँ पे चाइल्ड जो है वो रिफ्लेक्सेस को ग्रो कर रहा होता है, कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, अपने हाथ पैर को हिलाना सीखता है, रिफ्लेक्सेस फॉर्म करता है, अपने फिजिकल एक्शंस पे धीरे धीरे वो अपना कंट्रोल लेने लग जाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 7 साल के बीच में होता है, यहाँ पर हम लोग 2 चीज़ें देखते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में। ईगोसेंट्रिज्म हम लोग देखते हैं। ईगोसेंट्रिज्म मतलब हम अपने ये जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, वो अपने ऊपर फोकस करना चालू कर देते हैं। चिल्ड्रन सी द वर्ल्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ देयर ओन सेल्स एंड आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो चिल्ड्रंस होते हैं वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं, वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को, ये दूसरे सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस को नहीं समझ पाते हैं।
Centration मतलब focusing on a single characteristics or features of understanding an event. Example, a child may insist drinking of big glass, यानी कि centration आ जाता है. Centration मतलब हम एक ही characteristics इंसान के देखते हैं. For example, एक ग्लास है ये, लेट्स सपोज एक ये ग्लास है, एक ये ग्लास है, ठीक है. अब दोनों ही ग्लास जो है, एक बड़ा है एक छोटा है, लेकिन पानी उतना ही है. बट बच्चे जो हैं वो प्रेफर करेंगे बड़े ग्लास में पीने का. तुम लोगों ने जनरली देखा होगा, एक नॉर्मल एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल, छोटा सा स्लीपर्स है एंड बड़ा सा स्लीपर है. बच्चों को छोटा स्लीपर पहना दो, वो खोल के फेंक देते हैं, लेकिन वो जनरली प्रेफर करते हैं टू वेयर बिग स्लीपर्स. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रेशन. सो दिस हैपेंस. ओके, नेक्स्ट आ जाओ. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7 to 11 years, जहाँ पे जो चिल्ड्रंस हैं उनको देखा जाता है कि वो कॉन्क्रीट ऑपरेशंस परफॉर्म करने लग जाते हैं, यानी कि मेंटली धीरे धीरे एक्शंस करना चालू कर देते हैं. चाइल्ड जो है वो फोकस करते हैं ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉट फोकसेस ऑन वन एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. हर चीज़ के दो पहलू को समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ठीक है, मैं अपने हिसाब से समझूंगी और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी मैं धीरे धीरे समझने की कोशिश यहाँ पे करूँगी. देन फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होता है, जहाँ पे जिसका एज है 11 to 15, एंड यहाँ पे एडोलेसेंस जो है वो लॉजिक अप्लाई करने लग जाते हैं अपने लाइफ में कि कोई चीज़ है तो उसके पीछे की क्या एक्चुअल वजह है. सो लॉजिक हम यहाँ पे प्रपोज करते हैं, हाइपोथेटिकल थिंकिंग हम लोग डेवलप करने लग जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटैचमेंट बॉन्ड्स formed in childhood years have long-term effects. Explain taking examples from the daily life. यानी कि तुम्हें बताना है कि अटैचमेंट जो है वो कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन चाइल्डहुड ईयर्स, जो कि हमारे चाइल्डहुड ईयर्स दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. सो first you have to explain what is attachment, then you have to give an example, and then you have to explain what is asked in the question. ठीक है. So first अटैचमेंट जो है वो एक अफेक्शनल बॉन्ड होता है बिटवीन द पेरेंट एंड द चिल्ड्रन. ठीक है. एंड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि धीरे धीरे वो जो चिल्ड्रन है वो रिकॉग्नाइज करने लग जाता है अपने पेरेंट्स के फेस को, राइट. एंड जब भी पेरेंट्स से दूर जाते हैं तो वो क्राई करने लग जाता है, रोने लग जाता है अपने मम्मी पापा के लिए, राइट. सो दिस इज द एग्जाम्पल विच शोज हाउ द चाइल्ड गेट्स अटैचमेंट, फीलिंग ऑफ अटैचमेंट. अब यहाँ पे बताया कि कैसे अटैचमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देखो, अगर कोई छोटा सा बच्चा है, उसका ध्यान ठीक से नहीं रखा जाए, उसको टाइम पे खाना पीना नहीं दिया जाए, तो उसका जो परसेप्शन है अबाउट द वर्ल्ड इट बिकम्स रॉन्ग. ठीक है. अब धीरे धीरे अगर हम देखें तो उसका जो नेचर है वो बड़ा होते जाएगा, तो उसका नेचर है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता जाएगा, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहेगा, उसका जो लाइफ में फर्दर डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होगा फ्रॉम दिस इंसिडेंट. ठीक है. एंड दूसरी तरफ अगर दूसरा बच्चा है, उसको हम लोग अच्छे से उसका बचपन में ही बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, उसको टाइम पे उसको खाना खिलाते हैं, ठीक है, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो हम लोग फर्दर देखते हैं कि उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत पॉजिटिव तरीके से टिल्टेड है या वो टिल्टेड हो जाता है. सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू एक्सप्लेन हियर विच वी हैव ऑलरेडी रेड इन द होल चैप्टर. देन कम्स द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज एडोलेसेंस एंड कंसेप्ट ऑफ ईगोसेंट्रिज्म इन एडोलेसेंस यू हैव टू एक्सप्लेन. अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा. ठीक है. सो वैसे तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हमेशा एनसीईआरटी क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा वेटेज होता है उनमें. ओके. सो एडोलेसेंस क्या होता है? सर अभी हम लोग डिस्कस करके आए थे कि एडोलेसेंस एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं वन सेट ऑफ प्यूबर्टी एंड इट स्टार्ट्स नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 11 to 12 years ऑफ एज एंड एंड होता है एट 18 to 20 years ऑफ एज. द कंसेप्ट ऑफ ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है वो तुम्हें एक्सप्लेन करना. सो बेसिकली ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है सेल्फ फोकस. सेल्फ फोकस मतलब हम एक ही एस्पेक्ट पर ध्यान देते हैं, अपने नज़रियों को इंपॉर्टेंस देते हैं. वेराज अगर हम लोग ईगोसेंट्रिज्म ऑफ एडोलेसेंस की बात करें तो टू इंपॉर्टेंट थिंग्स इज देयर, इमेजिनरी ऑडियंस एंड पर्सनल फेबल. इमेजिनरी ऑडियंस में जो एडोलेसेंस है उनको लगता है कि कोई उन्हें हर टाइम ऑब्जर्व कर रहा है. ठीक है. ये उनको ऐसा बिलीफ हो जाता है एंड दैट इज व्हाट नोन एज योर इमेजिनरी ऑडियंस. ठीक है. तो उनका जो बिहेवियर है, उनका जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है इससे. एंड देन नेक्स्ट इज पर्सनल फेबल, जहाँ पे एडोलेसेंस को लगता है कि वो सबसे अलग है एंड वो बहुत ज़्यादा यूनिक है एंड इसी रीज़न की वजह से दूसरे लोग जो भी आसपास हैं उसके वो उसे समझ नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, मम्मी मुझे समझती नहीं है, पापा मुझे समझ नहीं सकते, मुझे तो कोई समझ ही नहीं सकता. इस टाइप का वर्ड आता है पर्सनल फेबल के, जिसको भी पर्सनल फेबल होता है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ. What are the factors influencing the formation of identity during adolescence? Support your answers with example. अब तुम्हें बताना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे आइडेंटिटी को फॉर्म करने में इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. हमारा कल्चर कैसा है? सबसे पहले हमारा कल्चर जैसे कि इंडियन कल्चर
एंड वेस्टर्न कल्चर इज टोटली डिफरेंट, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था. सो हमारे आइडियाज रिलेटेड टू व्हाट इज आइडेंटिटी इज डिफरेंट, राइट. फॉर एग्जांपल किसी के लिए किसी के लिए हो सकता है कि मतलब आइडेंटिटी मतलब कि मुझे अपने पेरेंट्स से हट के अपना कुछ अलग स्टैब्लिश करना है, ठीक है, मुझे अपना एक बिजनेस खड़ा करना है, ठीक है. किसी का ऐसा व्यू पॉइंट हो सकता है कि दूसरों का व्यू पॉइंट ऐसा हो सकता है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी बनाना है, मतलब मुझे अपने आप को समझना है कि कैसी मैं हूँ, कैसा मेरे पसंद है, कैसी मैं नापसंद है, लाइक दिस. एंड तीसरे एक पर्सन के हिसाब से हो सकता है आइडेंटिटी का मतलब कि मुझे एक अच्छे से जॉब ढूंढ लेना है एंड स्टेबल अपनी लाइफ को कर लेना है, ठीक है. तो आइडेंटिटी के काफ़ी परसेप्शन हो सकते हैं. सब अपनी आइडेंटिटी को अपने कल्चर के हिसाब से फिक्स करते हैं, ठीक है. दैट इज वन फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज फैमिली एंड सोसाइटल वैल्यूज. यानी कि हमारा जो आइडेंटिटी है, हमारे जो आइडियाज़ है, हमारे जो बिलीव्स है, वो हमारे समाज से, हमारे फैमिली से अफेक्टेड होता है. फॉर एग्जांपल हम यूएस की बात करें, तो यूएस के जो लोग होते हैं वो जनरली मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे टिल्टेड होते हैं. मटेरियलिस्टिक थिंग मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, डिज़ायर्स उनकी होती हैं ज़्यादातर. वेराज अगर हम लोग बात करें तिब्बत के रहने वाले यंग एडल्ट्स की, तो उनकी इच्छाएं ज़्यादा नहीं होती, वो ज़्यादातर स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ तो व्हाट आर द फैक्टर्स. अच्छा, नेक्स्ट है एथनिक बैकग्राउंड. एथनिक बैकग्राउंड मतलब कि हमारा जो ग्रुप एथनिक ग्रुप होता है, दैट इज व्हाट नोन एज एथनिक बैकग्राउंड. मतलब हम लोग कौन से रीजन से, कौन से रिलीजन से आते हैं, दैट शेप्स आवर आइडेंटिटी. देन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जैसे कि हमारे कितने एक्सेसिबिलिटी है, हमको कितने सारे गैजेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, क्या हम एडुकेटेड हैं, क्या हम एडुकेटेड नहीं हैं, क्या हम लोग इकोनॉमिकली पुअर हैं या क्या हम लोग इकोनॉमिकली रिच हैं, दैट कम्स अंडर दिस पोर्शन. Vocational commitment means adolescents begin to think of their career as component of their identity. यानी कि हमारा जो आइडेंटिटी है, एडोलेसेंट सोचने लग जाता है कि करियर मतलब कि मुझे अब सोचना है कि मैं कौन सा स्ट्रीम चूज करूँ, कौन से स्टडीज़ के लिए फर्दर जाऊँ. लाइक फॉर एग्जांपल मुझे साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या ह्यूमैनिटीज़ लेना है. देन फर्दर मुझे कौन से सब्जेक्ट में हाई डिग्री हासिल करनी है. सो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर योर वोकेशनल कमिटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the challenges faced by individuals to what are the challenges faced by individuals on entry to adulthood. यानी कि जो भी adulthood में आते हैं, जो लोग adulthood में क्या सारे challenges individuals को face करने पड़ते हैं. पहला है career and work. The individual gets a new responsibility at work. देखो, करियर शुरू हो जाता है, काम करना हम लोग शुरू कर देते हैं, तो नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती है काम में. देन लोग जो है वो चैलेंजेस फेस करते हैं एंड फर्दर वो लोग कोशिश करते हैं टू गेट प्रमोशंस, राइट, एंड गुड पोजिशंस इन देयर वर्क. सो दिस कम्स अंडर दिस पार्ट. द नेक्स्ट चैलेंज इज मैरिज, जहाँ पे हम लोग देखते हैं एडल्ट्स के बीच में एडजस्टमेंट हो रहा होता है. इन द प्रोसेस ऑफ मैरिज टू पीपल कम्स अंडर वन रिलेशनशिप्स. सो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने लाइक्स डिसलाइक्स समझने की कोशिश करते हैं. देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फर्दर समझने की कोशिश करते हैं, काम करते हैं इस पर. देन कम्स पेरेंटहुड, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट और स्ट्रेसफुल ट्रांजिशन होता है एंड सिचुएशंस होते हैं, जहाँ पे एक नया ही काइंड ऑफ फीलिंग्स हम लोग देखते हैं. इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली, द अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सपोर्ट एंड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस ऑफ द कपल. सो काफ़ी सारे फैक्टर्स इसमें पेरेंटहुड में आते हैं कि पेरेंट्स का रिलेशनशिप्स कैसा है, क्या वो हेल्दी कपल है या नहीं, ये सारी चीज़ें पेरेंटहुड में अफेक्ट करती हैं. समटाइम्स सिंगल पेरेंट ऑल्सो देखने को मिलता है कि सिंगल पेरेंट को ही जिम्मेदारी निभानी पड़ती है बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द स्पाउस, और फर्दर डिवोर्स भी हो जाता है, तो दैट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर. Then comes the next thing, that is here from we have completed our NCERT solutions and now we are moving towards the MCQ. Now we are moving towards the most important questions जो कि इस तुम्हारे एग्जाम्स में आ सकते हैं most probably, या फिर ज़्यादा चांसेस है इन सभी क्वेश्चंस में से किसी भी 4-5 का आने का, राइट. सो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई होप तुम्हारे जो भी डाउट्स है, जो भी चैप्टर है, वो अच्छे से क्लियर होता जा रहा है. सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूरी ब्रॉनफ्रेंड्स contextual view of development. So यूरी ब्रॉनफ्रेंड जिन्होंने अपने contextual view of development को propose किया था, जहाँ पे वो बताते हैं कि environment जो है वो बहुत important role play करता है for the development of a children, जहाँ पे उसके हिसाब से वो बहुत से अपने स्टेजेस बताते हैं थ्रू अ डायग्राम विच इज गिवन इन योर बुक. सो इस डायग्राम के अंदर वो डिफरेंट स्टेजेस को मेंशन करते हैं दैट अ चाइल्ड एवरी टाइम फेसेस. फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज माइक्रो सिस्टम, जहाँ पे इन्वायरमेंट जो है
वो ऐसा होता है कि हम लोग इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। जो छोटा बच्चा है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, रिलेशनशिप्स फॉर्म करना सीखता है यहाँ पे। एंड कितने लोगों से अपने रिलेशनशिप्स को फॉर्म करता है, अपनी फैमिली से, अपने पीयर्स से, अपने टीचर्स से, एक्सेट्रा। देन वी कम्स टू मेसो सिस्टम, जहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द फैक्ट्स दैट व्हाट हैपेंस इन वन इकोसिस्टम, फैमिली, यानी कि फैमिली के अंदर जो रिलेशनशिप्स है वो कैसे चलती हैं। डेफिनेटली इंटरेक्शंस हो जाता है, रिलेशनशिप फॉर्म हो जाता है माइक्रो सिस्टम के अंदर। मेसो सिस्टम के अंदर रिलेशनशिप्स को फर्दर समझने की कोशिश चालू रहती है। इकोसेंट्रिज्म मीन्स यहाँ पे हम लोग सोशल सेटिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं, अपने पेरेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, अपने टीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं, उनके व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, एंड धीरे धीरे और ज़्यादा डेवलप होते जाते हैं। Okay, macro system means your account the person's actual cultural background, the cultures, the subcultures and cultures that microsystem, mesosystem, microsystem, mesosystem and ecosystem are emerged in। यानी कि मैक्रो सिस्टम्स में हमारे बिलीव्स, हमारे आइडियाज, हमारे थॉट्स, हमारे जो एज अ होल पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होने लग जाती है। एंड देन कम्स द क्रोनो सिस्टम, जो हमारे टाइम के साथ साथ, हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ साथ हमारे अंदर आती हैं। ठीक है, जैसे कोई क्वालिटीज़ है जो हमारे लाइफ के साथ साथ हमारे अंदर आती रहती है, दैट इज योर क्रोनो सिस्टम। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीनिंग ऑफ द टर्म डेवलपमेंट, जिसे हम लोग कितने बार ही डिस्कस कर चुके हैं कि डेवलपमेंट इज द प्रोसेस जहाँ पे विच इज प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द कंसेप्शन एंड कैरी आउट थ्रू आउट द लाइफ स्पान या लाइफ साइकिल। दैट यू हैव टू राइट हियर दैट व्हाट इज डेवलपमेंट, एंड उसका कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो, तुम फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज टोटली डिफरेंट। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 3, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को एक्सप्लेन करो। सो यहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे हम लोगों ने अभी इन डिटेल में इस कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को डिटेल में डिस्कस किया हुआ था फॉर योर 6 मार्क्स, एंड यहाँ पे तुम्हारा 2-3 मार्क्स का दिया हुआ है, 2 मार्क्स का आएगा या 4 मार्क्स का आएगा, तो कैसे लिखोगे। सो ये तुम लोग एक बार रीड कर लेना, द PPT विल गेट इन दी टेलीग्राम चैनल। अगेन मैं बोल रही हूँ, टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। ओके, अगेन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक इज इन दी डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ इन्फेंसी इन डिटेल्स, यानी कि इन्फेंसी जो है स्टार्ट होता है फ्रॉम 0 to 2, एंड इसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो तुम्हें एक्सप्लेन करना है। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट देखते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सेस आती हैं, रिफ्लेक्सेस इंक्लूड्स वॉक करने लग जाते हैं बेबीज, देन बच्चे जो हैं वो अदर एक्शंस परफॉर्म करते हैं, ब्लिंकिंग, यॉर्निंग, ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं, वो चीज़ों को सुनना स्टार्ट कर देते हैं, टच करके, फील करके, सेंस करना शुरू कर देते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्लूड्स कि हम लोग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स, राइट, कि कैसी चीज़ें, एक आता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव परमानेंस, यानी कि कोई बॉल दे दो बच्चों को तो बॉल से बहुत खेलेगा, खूब खेलेगा, लेकिन बॉल उससे ले लो तो उसके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि बॉल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो कोई भी चीज़ उसके हाथ से ले लो या उसको सामने से हटा दो तो इट मीन्स फॉर द चाइल्ड इज कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, दैट इज ऑब्जेक्टिव परमानेंस या ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के प्रति अफेक्शन फील करने लग जाता है, विच इज़ व्हाट नोन एज अटैचमेंट। ठीक है, एंड स्ट्रेंजर्स से वो दूर रहने की कोशिश करता है, वो अपने फेमिलियर फेसेस को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा होता है। 5th है इज योर डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ ओल्ड एज, यानी कि ओल्ड एज में क्या डेवलपमेंटल स्टेज होते हैं, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। सो एज बताना है तुम्हें कि डेवलपमेंट जो ओल्ड एज है वो स्टार्ट होता है 60+ से, यानी कि 60 years ऑनवर्ड्स। एंड फिजिकल डेवलपमेंट, सो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो हेयर का कलर है वो ग्रे हो जाता है, ये वाइट हो जाता है, हमारा जो रिंकल्स है फेस पे वो आने लग जाते हैं, हेयर लॉस होने लग जाता है, हियरिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आईज प्रॉब्लम आ जाते हैं, स्पेक्स पहनने पड़ जाते हैं, लाइक दैट। ठीक है, देन कम्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ओल्ड एज में जो है पीपल्स लूज देयर मेमोरी पावर, चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। देन सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं, जैसे कि बहुत खतरनाक बीमारियां आ जाती हैं, क्रॉनिक डिजीजेस। देन वी सी कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील करने लग जाते हैं, उन्हें नीड होती है फॉर अफेक्शन, लव एंड केयर, दैट वी सी। देन देयर इज ऑल्सो डिक्रीज इन विगर एंड एथलेटिज्म, मतलब एनर्जी का लॉस हो जाता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा उदास अकेले टाइप हो जाते हैं। सो दिस इज अ जनरल थिंग इट्स वी सी, बट स्टिल देयर आर अफेक्शंस जिसके बारे में हम लोगों ने इन डिटेल डिस्कस किया हुआ था चैप्टर के अंदर। Then comes your question number 6, cephalical principle of development को एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। देखो cephalocaudal development principle of development is about your डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारा जो डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हम लोग देखते हैं cephalocaudal प्रिंसिपल के अंदर
कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो होता है हेड रीजन से लेके टो रीजन, हेड रीजन से लेके टो रीजन तक हमारा जो डेवलपमेंट है वो हो रहा होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो चाइल्ड है वो उसे कंट्रोल मिलने लग जाता है हेड से लेके अपने लेग और आर्म्स के कंट्रोल मिल जाता है, यानी कि वो अपने कंट्रोल हासिल करते हैं, कंट्रोल करना शुरू करते हैं, लाइक दैट। Then comes the next part, proximo-distal principle of development. So, proximo-distal principle of development is again kind of direction of development जो कि start होता है from your center of the body to outward, यानी center of the body से लेके outward तक तुम्हारा यहाँ पे development देखा जाता है, जहाँ पे स्पाइरल कॉर्ड डेवलप होता है एंड आउटर पार्ट्स ऑफ द बॉडी डेवलप हो रही होती हैं। चाइल्ड्स आर्म डेवलप होते हैं, हैंड्स डेवलप होता है एंड हैंड्स एंड फीट डेवलपमेंट, फिंगर्स एंड टोज डेवलपमेंट, दिस थिंग्स वी सी इन द proximo-distal principle of development। एंड इसके साथ होता है हमारा चैप्टर फुल्ली तरीके से कंप्लीट। आई होप ईच एंड एवरी, जितना भी चैप्टर में डाउट था, जितना भी चैप्टर में कंफ्यूजन था, आई होप दिस ऑल दिस थिंग्स इज क्लियर टू यू नाउ। एंड अब तुम्हारा जो चैप्टर है वो फुल्ली कंप्लीटेड है, पूरा कंसेप्ट क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन अगेन है, ठीक है। फर्दर यू कैन रीच मी इन द इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, थ्रेड्स, ओके। एंड इस चैनल पे अगेन तुम लोगों को ये सारे सब्जेक्ट्स के फ्री कंटेंट अवेलेबल हैं, so definitely go understand the whole chapters, understand or complete your whole syllabus from the further channel। and again this is the end of the video lecture। मिलते हैं next lecture में, till then take care, bye bye।